Manipur is burning. आज से करीब 3 महीना पहले बॉक्सर मैरी कॉम का ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था मेरा मणिपुर जल रहा है, इसे बचा लो। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अभी तक जो हमारे पास न्यूज़ था वो ये था कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा शर्मसार दिल दहला देने वाला घटना जो था वो हमसे 75 डेज तक छिपाया गया। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि 2 महिला निर्वस्त्र कर घुमाई जा रही है। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि मणिपुर क्यों जल रहा है या मणिपुर का क्या हिस्ट्री है। मणिपुर क्यों जल रहा है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा कोई इशू है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको क्लियर कट समझ आएगा। लेट्स कम टू द टॉपिक। कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इन महिलाओं को पुलिस की सुरक्षा से जबरन उनसे छीना था, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से 21 वर्षीय महिला जिनका बेरहमी से दरिंदगी से बलात्कार भी हुआ था, उन्होंने ये खुलासा किया कि पुलिस ने उन्हें उन मॉब्स के हवाले किया था। उनका कहना था कि 2 महिला उन वीडियो में आए, लेकिन कुल 5 लोगों को पुलिस गांव से दूर लेकर आते हैं और मेथी मॉब्स के पास छोड़ देते हैं। कुल 5 लोगों में एक 50 वर्षीय महिला भी थी, उनका भी कपड़ा फाड़ा गया था और बचे 2 लोग इस 21 वर्षीय महिला के भाई और पिता थे। ये घटना प्रोटेस्ट के अगले दिन ही अंजाम दिया गया था, मतलब कि प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 3 मई को और ये घटना हुआ था 4 मई को। भारत में महिला कितनी असुरक्षित है और लोगों का महिला के प्रति किस तरह का सोच है, एक बार फिर से हमने विटनेस किया। हैरानी की बात तो यह है कि किसी भी मीडिया वाले को इसकी खबर तक नहीं थी और किसी भी न्यूज चैनल पे इसकी कोई चर्चा तक नहीं हुई। क्यों? ज्योति मौर्य, सीमा हैदर और अंजू जैसे अनइम्पोर्टेंट न्यूज को बार बार फ्लैश किया जाता है। पिछले 3 महीनों से जो आग मणिपुर में लगी है वो बढ़ते ही जा रही है। ये एग्जैक्ट ये जानते हैं कि मणिपुर में इस वायलेंस की शुरुआत कहां से हुई। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर स्टेट में से एक राज्य है। ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कई अलग अलग प्रकार के कल्चर फॉलो किए जाते हैं। मणिपुर स्टेट 2 रीजन्स में बटा हुआ है, हिल्स और दूसरा वैली प्लेन। 90% जमीन हिल्स रीजन में आती है और इन्हीं एरिया में मणिपुर के नागा और कुकी ट्राइब्स रहते हैं और इन ट्राइब्स की पॉपुलेशन है 47%, जो कि मोस्टली क्रिश्चियन है। 90% जमीन मतलब कि हिल एरियाज इन्होंने ही रिजर्व कर रखा है। दूसरी 53% पॉपुलेशन है मैथीज की, जिसमें वैष्णवाइट सिंधुज और मुस्लिम्स शामिल हैं, जिनको पंगल्स भी कहा जाता है। और ये 53% मैथीज रहते हैं मणिपुर की 10% जमीन पर, यानी कि वैली प्लेन्स पे। एक तरफ है हिल्स के लोग मतलब कि नागा और कुकीज, और वही दूसरी तरफ है वैली प्लेन्स के लोग मतलब कि मैथीज। और इस वजह से इनके बीच छोटी मोटी आनाकानी हमेशा से होती रहती है। सारे ग्रुप्स की अपनी अपनी डिमांड्स है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस डालते हैं गवर्नमेंट के रूल्स और एक्ट्स। पॉइंट यह आता है कि इस हद तक वायलेंस क्यों? इस वायलेंस की शुरुआत 2 मेजर रीजन से हुई। एक्चुअली हुआ ये कि मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि मैथीज ग्रुप को एसटी में कंसीडर किया जाए। मैथीज ग्रुप का ये कहना है कि इंडिया में म्यांमार और बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और ये इलीगली नॉर्थ ईस्ट में अपना दबदबा बनाते हैं और मेथी कम्युनिटी के लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उनके जॉब्स भी ले जाते हैं। धीरे धीरे होगा ये कि आज जो 53% मेथी कम्युनिटी लोग हैं वो कम हो जाएंगे और अपने ही स्टेट में एक माइनॉरिटी कहलाएंगे। और उनका कहना है अगर मेथी ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाएगा तो उन्हें एजुकेशन में, सरकारी नौकरियां में कुछ हद तक रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे उन्हें अपने आप को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में कुछ हद तक हेल्प मिलेगी। सेकेंड रीजन, फरवरी 2023 में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर इन बीरेन सिंह चूड़ाचंदपुर और 2 अदर डिस्ट्रिक्ट में इंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया है। Historic joint survey has been launched by the Revenue and Forest Departments in Manipur in a bid to stop human encroachment within the state's scheduled forest areas. वही 11 अप्रैल को 3 चर्चेस को इलीगल डिक्लेयर करके तोड़ा गया। BJP rules state Manipur te Imphal East District Administration khan pra 2 state in te 3ta churches bangai dishi. Itu churches khan to government naga mati te illegal construction ase koikina demolish kuri dishi. Juntu ekta church to 1974 te establish hwa laga thakishi. Itu 3ta churches khan to Evangelical Baptist Convention Church, Evangelical Lutheran Church Manipur और Catholic Holy Spirit Church takishi. नागा और कुकीज का कहना था इंक्रोचमेंट हटाना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। गवर्नमेंट का मूव सिर्फ और सिर्फ एक एंटी ट्राइबल मूव है और इन्हीं 2 मेन रीजंस की वजह से कुकी और नागा ट्राइब बहुत ही नाराज थे। गवर्नमेंट से नाराजगी जताने के लिए कुकी और नागा ट्राइब ने मार्च में पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इन गवर्नमेंट ने कहा इन लोगों का प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कई गांव वाले जंगल की जमीन इलीगली यूज कर रहे हैं ड्रग्स बिजनेस के लिए।
Lepak yang na bakangku do. Nasa pilne, I will declare war against you. People. जिसके बाद नागा और कुकी ट्राइब के कुछ लीडर ने 8 घंटे का शटडाउन अनाउंस किया चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस शटडाउन से पहले सीएम बीरेन सिंह एक जिम इनॉग्रेट करने जा रहे थे और एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे, लेकिन कई प्रोटेस्टर ने उस जिम को आग लगा दी और रैली के स्पॉट पे चेयर्स फेंके। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शुक्रवार को चुराचांदपुर जिले के न्यू लमका इलाके में एक जिम और खेल सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने वाले थे। उससे पहले ही गुरुवार रात करीब 9 बजे प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां तोड़ डाली और मंच फूंक दिया। इसके बाद मणिपुर गवर्नमेंट ने पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कर्फ्यू लगा दिया। Chandpur witnessed a complete shutdown. The suspension of mobile internet services shall be enforced for the next 5 days with immediate effect in Churachandpur. गवर्नमेंट कर्फ्यू के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया। ये अपोज करते हुए कि मैतीज को एसटी में इंक्लूड ना किया जाए। Thousands of people on Wednesday turned up for the Tribal Solidarity March called by a students' body in all the 10 districts of Manipur to oppose the demand for inclusion of Meitei community in the ST category. साठ 60,000 से ज्यादा लोगों ने इस मार्च में पार्टिसिपेट भी किया। इसके बाद चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करने वाले ट्राइबल्स के बीच एक रूमर्स फैल गई कि मैतीज ग्रुप ने उनके गांव में आग लगा दी और यहीं से अफरा तफरी मचना स्टार्ट हो गया। ट्राइबल्स ने गुस्से में आसपास के मैतीज एरिया में आग लगाना शुरू कर दिया और इसके बाद आप कह लो कि एक्चुअल वायलेंस शुरू हो गया। कई सिविलियंस को हाथों में AK-47 जैसे हथियार को लेकर दौड़ता हुआ देखा गया। अगले दिन यानी कि 4 मई को वायलेंस और बढ़ता गया। दुकानें जलाई जा रही थी। A massive fire gutted at least 5 bicycle warehouses and 2 shops in the new Chekon Bazaar in Imphal East on Tuesday night. The fire destroyed property worth lakhs in the blaze. According to sources, the fire began around 12:15 a.m. at the residence of one Laishram Ibohal Singh and spread across adjacent shops of second-hand clothes and cycle warehouses, reducing them to ashes. Fire tenders were rushed to the area and the blaze was finally brought under control at 4 a.m. The cause of the fire is yet to be known. पुलिस और लोकल्स के बीच हाथापाई होने लगा। को देखते हुए मणिपुर गवर्नमेंट ने आर्मीज की हेल्प मांगी। चलिए अब ये समझते हैं कुकी और नागा किन रीजंस की वजह से मैतीज कम्युनिटी का एसटी में इंक्लूजन नहीं चाहते हैं। नंबर 1, कुकी और नागा वालों का कहना है मैतीज लोग ऑलरेडी मेजोरिटी में हैं। कई सारी असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी उन्हीं एरियाज से जहां मैती लोग मेजोरिटी में हैं। कह लो आपकी ट्राइबल्स का कहना है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी मैतीज के पास बहुत ज्यादा है। नंबर 2, ट्राइबल्स का कहना है अगर मैतीज को एसटी में इंक्लूड किया जाएगा तो उन्हें रिजर्वेशन के थ्रू सरकारी नौकरियां मिलेंगी और नागा और कुकी के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब भी मैं ट्राइबल्स कह रहा हूँ तो मैं नागा और कुकी की बात कर रहा हूँ। जब ऑलरेडी मैती ग्रुप को ओबीसी में कैटेगराइज्ड किया गया है तो उन्हें एसटी का स्टेटस क्यों ही चाहिए। नागा और कुकी का कहना है कि ऑलरेडी मैतीज ग्रुप वाले उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ऐसे में अगर मैती ग्रुप को एसटी में इंक्लूड किया जाएगा तो वो धीरे धीरे हम पे डोमिनेट करने लगेंगे और हमसे पूरा हिली एरियाज भी छीन लेंगे और वहाँ से भी कुकी और नागा ट्राइब्स को हटा देंगे। अभी के लिए मैतीज ग्रुप वालों को हिली एरियाज में जमीन लेना अलाउड नहीं है एज पर मणिपुर गवर्नमेंट लॉ। मेरा सिर्फ मेन मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि मणिपुर क्यों जल रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, बल्कि इस वीडियो का मेन मकसद है इस पे बात करना जहां से ये वीडियो शुरू हुआ है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाना और उसका दरिंदगी से बलात्कार करना। ना तो ये कोई छोटा इशू है और ना ही इसे इग्नोर किया जा सकता है। इस पर डिटेल में बात करनी बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी कोई भी कम्युनल वायलेंस होता है, चाहे आप कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम्स का ही वायलेंस देख लो या फिर कोई भी हिंदू मुस्लिम का वायलेंस देख लो, तो ये तो एक वायलेंस रहता है। तो इसमें ये सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ से आ जाता है, आखिर क्यों आ जाता है, क्या वजह है इसकी कि वायलेंस के नाम पर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। देखिए हमारे समाज में पूरे इकोसिस्टम में, घर में, आसपास में एक मेल जेंडर यही देखते हुए बड़ा होता है लड़कियों का इज्जत मतलब उसका सेक्सुअलिटी और घर वालों की इज्जत मतलब लड़कियों का सेक्सुअलिटी। हर सेक्सुअलिटी इज ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर्टी फॉर होल फैमिली। समाज ने इसी घिनौनी नजर से औरत का परिभाषा अपने आप को पढ़ाया है। इसमें औरतों को एक इंसान की जगह उसने एक सेक्सुअल डॉल की तरह देखा है और ऐसे मानसिकता की वजह से 95% लोगों की सोच बलात्कारियों जैसी ही है, चाहे वो बलात्कार करे या ना करे, चाहे वो मेल हो या फीमेल। यहाँ पर मैं आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने इस मुद्दे को और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिस कारण से सनसनी फैल रही है ना, उसी कारण से उन महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करा गया।
और दुर्व्यवहार ही नहीं है, अगर मैंने ठीक से पढ़ा है तो बाद में उनकी हत्या भी करी गई है, मार ही डाला। हमारे लिए औरत में उसकी सेक्सुअलिटी ही बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक लड़की का बाप है, उसकी लड़की जवान है और कोई लड़का कोई ऐसी वजह पैदा कर देता है कि उस लड़की के परीक्षा में कुछ अंक कम हो जाते हैं, तो उसके पिता को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। उस लड़के ने दुर्भावनावश उस लड़की के नंबर कम करा दिए एग्जाम में, तो बाप को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही लड़का लड़की को छेड़ दे, उसकी बेटी को छेड़ दे, तो बाप को बहुत फर्क पड़ जाता है। इससे क्या पता चलता है, बाप भी बेटी को कैसे देख रहा है। बाप अगर बेटी को एक चेतना के रूप में देख रहा होता है, ऐसी चेतना जो विद्या पाना चाहती है, जो विकास पाना चाहती है, जिसके लिए शिक्षा जरूरी है, तो उसको ज्यादा अंतर इस बात से पड़ता ना कि तुमने मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई में बाधा कैसे कर दी, तुम्हारी वजह से उसके नंबर कम हो गए। वो जाकर उस लड़के के सामने खड़ा हो जाता, भिड़ जाता। पर संभावना यही है कि कोई बाप ऐसा करेगा नहीं। ये कम बाप होंगे जिनको इस बात से बहुत अंतर पड़ेगा कि किसी लड़के की वजह से मेरी लड़की के 5% नंबर कम हो गए। ठीक है ना। वो बाप भी अपनी बेटी को उसी तरीके से देख रहा है जैसा कि पैट्रियार्की में देखना सिखाया जाता है कि मेरी बेटी के पूरे अस्तित्व में, पूरे व्यक्तित्व में उसकी सेक्सुअलिटी ही नंबर 1 चीज है। तो तुम मेरी बेटी के साथ और कोई अगर गलती कर दो तो इसकी माफी है। तुमने मेरी बेटी के नंबर कम करा दिए तो इसकी तो फिर भी तुम्हें माफी मिल सकती है। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को छेड़ दिया, और छेड़ने का मतलब होता है एक तरह का सेक्सुअल अटैक, भले ही वो छोटा मोटा अटैक हो छेड़ने का, लेकिन यही मतलब होता है। छेड़ने का मतलब अगर तुमने मेरी बेटी की सेक्सुअलिटी में प्रवेश करा तो फिर बाप खड़ा हो जाएगा बंदूक लेकर कि कौन छेड़ रहा मेरी बेटी को। तो वहां 3 महीने से दंगे चल रहे हैं मणिपुर में, हत्याएं चल रही हैं, में महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है और हमें कोई अंतर ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज सामने आ गई जो सेक्सुअल है, ऑप्टिकली सेक्सुअल, एकदम दिख रहा है, तो हम व्यथित हो गए। हमें पहले ही व्यथित हो जाना चाहिए था, हमने बहुत देर कर दी है, हमने बहुत देर कर दी है। और महिला के साथ एक अत्याचार तो ये है कि यौन शोषण कर दिया उसका, लेकिन महिला सिर्फ अपने जेंडर या अपने सेक्स से तो आइडेंटिफाइड नहीं होती ना, उसके व्यक्तित्व के भी कई आयाम होते हैं। हमें उसके व्यक्तित्व के बाकी आयामों को भी सम्मान देना सीखना होगा। आप समझ रहे हैं? जब स्त्री की एक ही पहचान रह जाती है कि वो स्त्री है, माने उसकी सिर्फ सेक्सुअल आइडेंटिटी है और बाकी सब आइडेंटिटी उसकी बहुत पीछे की हैं। जो बाकी आइडेंटिटीज हैं हम कहते हैं कि उनको तो निगलेक्ट कर दो, उनकी कोई बहुत महत्ता नहीं है। हम उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है, हम उसी को कहते हैं कि यही तो मतलब पुरुष कई तरह के होते हैं, स्त्रियां बस एक तरह की होती हैं। क्या कि ये तो स्त्री है, वो तो स्त्री है। तो फिर जब उसके व्यक्तित्व के बाकी पहलुओं पर आक्रमण होता है तो हमारे कान पर जू नहीं रेंगती। लेकिन जब उस पर सेक्सुअल अटैक होता है तो हम बिल्कुल तनतना कर खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जो सेक्सुअल अटैक हुआ है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, उससे हमारा दिल कांप जाना चाहिए और उस पर जो उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये कार्रवाई सिर्फ सेक्सुअल अटैक पर ही क्यों कर रहे हो? उन महिलाओं के ऊपर तो कई तरह के और भी अत्याचार चल रहे थे ना। किसी महिला का घर जला दिया गया, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को पढ़ाई या दवाई से वंचित कर दिया गया, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को निरंतर डर के माहौल में रहना पड़ रहा है, ये अत्याचार नहीं है क्या? पर इन अत्याचारों को तो हम अत्याचार मानते ही नहीं। किसी महिला को बोल दिया गया है कि तू अगर घर से बाहर निकलेगी तो अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक कर निकलेगी, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को नौकरी करने से वंचित कर दिया गया है, खेलने से वंचित कर दिया गया है, ये अत्याचार नहीं है क्या? पर ये सब अत्याचार होते हैं तो हम इनको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सेक्सुअल क्राइम होता है तो हम शोर मचाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सेक्सुअल क्राइम का महत्व नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सेक्सुअल क्राइम पर शोर नहीं मचना चाहिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ सेक्सुअल क्राइम पर ही शोर क्यों मचता है। आप समझ रहे हो? और चूंकि हमने फिर महिला की जो पूरी आइडेंटिटी है उसको उसकी सेक्सुअलिटी से ही बांध दिया है। देखिए उसी का नतीजा ये होता है, कहीं पर भी दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, चाहे जो 2 देशों के बीच में, चाहे 2 समुदायों के बीच में, उसमें महिलाओं का बलात्कार अक्सर देखने को मिलता है।
ये बड़ी विचित्र बात है। पुरुषों के दो वर्ग आपस में भिड़ते हैं सत्ता के लिए, जमीन के लिए, संसाधनों के लिए, या किन्हीं धार्मिक कारणों से। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, जैसे विभाजन के समय हुए थे, भारत के विभाजन के समय जबरदस्त दंगे हुए थे और उनमें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बलात्कार भी हुए थे। तो हमें ये प्रश्न उठना चाहिए कि बलात्कार इसमें कहां से आ गया? मुसलमान हिंदू को मारने आ रहा है तो हिंदू महिला का बलात्कार क्यों करेगा, या कि हिंदू जाकर मुस्लिम महिला का क्यों करेगा? ये बात कहां से आ गई, हमें पूछना होगा। तो बात वहीं से आ गई कि पुरुष ने महिला की सेक्सुअलिटी को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना के रखा हुआ है। मेरे पास कई तरीके की प्रॉपर्टीज है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो मेरी प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए आप मेरे दुश्मन हैं, तो आप मेरी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो, तो आप मेरी हर तरह की प्रॉपर्टी छीनोगे और साथ ही साथ जो सेक्सुअल प्रॉपर्टी आप वो भी छीनोगे। और सेक्सुअल प्रॉपर्टी को चूंकि मैंने ही बहुत महत्व दे रखा है तो आपको भी उसको छीनने का बड़ा लालच रहता है। अब सवाल ये आता है कि इस मुद्दे पर हम कैसे रिएक्ट करें। इस मुद्दे पर इस सोच के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं कि जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ उनकी इज्जत चली गई। वो कल भी रिस्पेक्टेड थी, आज भी रिस्पेक्टेड है और आगे भी रिस्पेक्टेड रहेंगी। इज्जत उसकी गई जिसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। मुद्दा इस बात को बनाकर रिएक्ट करना है कि जो भी महिलाओं का इस घिनौनी सोच के साथ बलात्कार करते हैं उनका हम डेथ पनिशमेंट से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। रिएक्ट इस बात पे करना है कि पेरेंटिंग लेवल पे बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी है और इसको सुधारा जाए, नहीं तो ये बलात्कार का सिलसिला चलता रहेगा। हम जो भी बलात्कार का न्यूज देखते हैं वो एक न्यूज है, लेकिन इसकी जड़ सोसाइटी है और हमारे घर घर के लोग हैं। रिएक्ट इस बात पर करना है कि इतने घटनाओं के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट चुप क्यों है और पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की कमजोर एक्शंस की वजह से इस तरह की घटना कंटिन्यू हो रही है और ये वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज लाया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। लोगों को इसकी जरूरत है।